अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे जीवाणु में प्रजनन। ठीक है, आपके सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो जीवाणु में प्रजनन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। वैसे आपको सबको पता होगा कि रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2। एक तो सेक्सुअल होता है और असेक्सुअल होता है। तो अपने को वही पढ़ना है कि बैक्टीरिया में प्रजनन किस प्रकार से होता है, किन किन विधियों द्वारा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते अपन बिना देरी किए। देखिए, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणु में प्रजनन 2 विधियों द्वारा होता है। ठीक है, 2 विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहली जो है आपकी अलैंगिक जनन और दूसरी विधि है लैंगिक जनन। तो आज अपन अलैंगिक जनन पूरा पढ़ेंगे और कल जो आपका पार्ट आएगा नेक्स्ट वो लैंगिक जनन का आएगा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन जिसको अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जीवाणु में अलैंगिक प्रजनन 2 विधियों द्वारा होता है। कितनी विधियों द्वारा? 2 विधियों द्वारा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहली जो विधि आपकी द्विखंडन और जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, देखिए द्विखंडन में क्या होता है ये देखते अपन। द्विखंडन जिसको बाइनरी फिशन बोलते हैं, यह जीवाणु में प्रजनन की सबसे सामान्य विधि है, जो कि भोज्य पदार्थों की उपलब्धता एवं अनुकूल तापक्रम जैसी परिस्थितियों में होता है। ठीक है, ये जो है प्रजनन की सबसे जनरल मेथड है। इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों की उपलब्धता और अनुकूल तापक्रम जैसी परिस्थितियों में इस प्रकार का प्रजनन होता है। इस विधि में विभाजन करने वाली कोशिका पहले आकार में वृद्धि करती है। क्या करेगी? जो भी कोशिका विभाजित होने वाली वह भोज्य पदार्थों को ग्रहण करेगी ज़्यादा से ज़्यादा और पहले उसके आकार में वृद्धि होगी। ठीक है, इसी समय इसका आनुवंशिक पदार्थ विभाजित होकर 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। जब इसका आकार बढ़ रहा होता है उसी टाइम क्या होता है कि इसका आनुवंशिक पदार्थ 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। इसके पश्चात कोशिका के मध्य भाग में संकीर्णन प्रारंभ होता है। उसके बाद क्या होगा कि कोशिका, मान लेते ये सेल है ना, तो इसका जो मिडिल पार्ट रहता है ना, यहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगा, संकीर्णन प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में यह संकीर्णन धीरे धीरे गहरा होता जाता है, जिसके कारण एक गहरी खांच बन जाती है। ठीक है, जो संकीर्णन होगा आपका, देखिए कुछ इस प्रकार से संकीर्णन होता जाता है ना, गहरा, तो यहाँ पर एक खांच बन जाती है। ठीक है, अंत में कोशिका का जीव द्रव्य 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अंत में क्या होगा, सबसे पहले कोशिका आकार में वृद्धि करेगी, उसके बाद उसका आनुवंशिक पदार्थ 2 इक्वल हाफ्स में बटेगा, फिर आपका संकीर्णन होगा। संकीर्णन धीरे धीरे क्या होता है, गहरा होता जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक गहरी इस प्रकार की खांच बन जाएगी, है ना, इस प्रकार की खांच बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि अंत में जो जीव द्रव्य हैं 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके तुरंत पश्चात क्या होता है, पश्चात कोशिका के मध्य भाग में पेक्टिन एवं सेलुलोज जमा होकर कोशिका भित्ति बन जाती है। ठीक है, ये सब घटनाएं होने के बाद क्या होता है कि कोशिका जो होती हैं उसके मध्य भाग में सेलुलोज और पेक्टिन जमा हो जाते हैं, जिससे क्या बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है। इस प्रकार एक जीवाणु कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, ये दोनों कोशिकाएं विकसित होकर पुनः विभाजित होती हैं। ठीक है, पुनः विभाजित होगी और अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु कोशिका प्रत्येक 20 मिनट में द्विखंडन करती है। जब भी अनुकूल परिस्थिति आती है तो 20 मिनट में द्विखंडन जीवाणु कोशिकाओं में होता है। अब यदि अनुकूल परिस्थितियाँ लगातार उपस्थित होती हैं तो अकेली जीवाणु कोशिका 12 घंटों में, ठीक है, 1,67,77,216 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, जो जीवाणु कोशिकाएं अगर अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो 20 मिनट में द्विखंडन करती हैं, और लगातार अनुकूल परिस्थितियाँ होती रहती हैं तो एक जीवाणु कोशिका अकेली, है ना, स्वयं जो है 1,67,77,216 कोशिकाएं बन जाती, परंतु ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ लगातार लंबे समय तक उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं
वो लंबे समय तक उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठीक है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, जिसका एक आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। ये सेल इनवेलप, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसका आनुवंशिक पदार्थ जो है यहाँ पर एक खाँच बन रही है और नेक्स्ट भाग में क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल और यहाँ पर सेलुलोज और पेक्टिन जमा हो रहा है जिससे यहाँ पर कोशिका भित्ति बन जाती है ना। इस प्रकार से एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल का निर्माण हो जाता है। अगला जो है आपका अंतः बीजाणुओं द्वारा, जिसको अपन बोलते हैं एंडोस्पोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स। जीवाणुओं में अंतः बीजाणु द्वारा अलैंगिक प्रजनन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थितियाँ होगी तो द्विखंडन होगा, प्रतिकूल परिस्थितियाँ होगी तो बीजाणु अंतः बीजाणु द्वारा होगा। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ ग्राम ऋणात्मक जीवाणु जैसे बेसिलस और क्लास्ट्रीडियम अत्यंत प्रतिरोधी अंतः बीजाणु बनाते हैं। ठीक है, जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो जो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु होते हैं जैसे बेसिलस और क्लास्ट्रीडियम, ये क्या होते हैं, प्रतिरोधी अंतः बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाएंगे, प्रतिरोधी अंतः बीजाणु। अंतः बीजाणु के निर्माण के समय सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़कर कोशिका के मध्य भाग में एकत्रित हो जाता है। अब अंतः बीजाणु के निर्माण के समय क्या होता है कि जो कोशिका द्रव होता है, जैसे ये है ना, इसमें जो कोशिका द्रव होता है वो कोशिका भित्ति को छोड़ जाता है और कोशिका के किसी एक भाग में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया कोशिका से जल बाहर निकालने के कारण होती है। ये क्यों होता है कि इसका जीव द्रव्य किसी एक भाग में एकत्रित हो जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जो जल होता है वो बाहर निकल जाता है। बाद में इसके चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है। यह अंतः बीजाणु उपापचयी रूप से अक्रिय, उच्च ताप, पीएच, शुष्कता और रसायनों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। ये जो अंतः बीजाणु होते हैं आपके इनएक्टिव होते हैं, उच्च ताप, पीएच, शुष्कता और रसायनों के प्रति रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति की वापसी होने पर अंतः बीजाणु जल का अवशोषण कर उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होगा कि अंतः बीजाणु जल को अवशोषित कर लेंगे और उपापचयी रूप से वापस से एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा इनके ऊपर उपस्थित कोशिका भित्ति फट जाती, जो इनके ऊपर एक कोशिका भित्ति बन जाती है ना, वो क्या होगी, फट जाएगी। इस प्रकार अंतः बीजाणु मुक्त हो जाता है और एक कोशिका में सामान्यतः अंतः बीजाणु जो इस प्रकार क्या होगा, एक अंतः बीजाणु मुक्त हो जाएगा तो एक कोशिका में एक ही अंतः बीजाणु बनता है। यह अंतः बीजाणु अंकुरित होकर एक जीवाणु कोशिका को जन्म देते हैं। ये जो अंतः बीजाणु होते हैं क्या होता है, अंकुरित हो जाएंगे और जिससे एक जीवाणु कोशिका बन जाएगी। डुबोस 1945 ने इसे विभाजन के बिना प्रजनन, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन कहा। क्या कहा, विभाजन के बिना प्रजनन। ठीक है, किसने कहा, डुबोस ने 1945 में। आगे देखते हैं। प्रत्येक बीजाणु एक मोटी भित्ति वाली संरचना होती है। कोशिका भित्ति 4 भागों की बनी होती है। ठीक है, इसकी जो मोटी भित्ति वाली संरचना होती है बीजाणु की, वो 4 भागों से बनी होती है। पहला जो भाग होता है आपका एक्सोस्पोरियम, ठीक है, दूसरा भाग आता है बीजाणु कवच, तीसरा भाग आता है आपका कॉर्टेक्स और चौथा भाग आता है बीजाणु भित्ति। ये 4 भाग मिलकर बीजाणु की एक मोटी भित्ति की संरचना बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आप एंडोस्पोर्स देख सकते हैं, ये एक्सोस्पोरियम कहला रहा है आपको। ये ब्लू जो पार्ट है एक्सोस्पोरियम बोलते हैं। ये आउटर कवर और इसके इनर कवर होता है। ये मिडिल पार्ट जो आपका जीव द्रव्य से पहले का भाग वो कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। इसमें आपके राइबोसोम दिखा रखे हैं और डीएनए ये दिख रहा है आपको, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार ये कोर सेल वाल रहती है। ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है। तो इसको अपन बोलते हैं एंडोस्पोर्स। क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स। एक कठोर कोशिका भित्ति बन जाती है जिसके कारण ये इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन वापस से जल का अवशोषण करते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका चल बीजाणुओं द्वारा कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम अलैंगिक प्रजनन के समय चल बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ जीवाणुओं में क्या होता है,
फॉर एग्जांपल राइजोबियम में क्या होता है, जब अलैंगिक प्रजनन होगा तो इसमें मोटाइल एंडोस्पोर्स बनते हैं। ये चल बीजाणु कोशिका भित्ति के फटने पर स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही कोशिका भित्ति फटती हैं तो ये चल बीजाणु क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाएंगे। बाद में विकसित होकर नई जीवाणु कोशिका बनाते हैं और बाद में विकसित होकर एक नई जीवाणु कोशिका बनाते हैं। ठीक है, तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।